बच्चों, आज हम फिर एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th का चैप्टर 1 से है। और इस चैप्टर 1 में जितने भी पीबीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने इस वीडियो में कलेक्ट करने की कोशिश की है। क्वेश्चन में मैंने ईयर वाइज दे दिया है कि वो कब एग्जाम में पूछा है, किस एग्जाम में पूछा है, वो सारा विवरण मैंने इसमें दे दिया है। जैसे यही क्वेश्चन को ले लीजिए आप, इसमें मैंने दिया है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ये कब पूछा गया है क्वेश्चन? ये पूछा गया 2011 में। तो हम लोग इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका मैंने डेट भी मेंशन कर दिया है। और याद रखिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो बीबीआई की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो लेसन 1 के सिर्फ इतने ही ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी का लेसन 1 का और इससे आगे का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछने वाला है। जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसी लेसन से पूछेगा, इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लीजिए ताकि परीक्षा में बिना किसी भय के आप लोग एग्जाम दे सके। तो इसी के साथ हम चलिए अपना शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यानी प्राकृतिक में O2 जो बैलेंस है, यानी O2 और CO2 के बीच जो बैलेंस है वो किस क्रिया द्वारा बना रहता है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक में जो हमारा ऑक्सीजन का संतुलन है या कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, कोई भी संतुलन जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही बना रहता है। इसलिए इसका जो जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वह क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर प्रकाश की। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा, ये क्वेश्चन देखिए 2011 कंपार्टमेंटल में पूछा है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? हालांकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मेरा किससे बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन है वह जल यानी H2O के विभाजन से बाहर निकलता है और वातावरण में मुक्त होता है। H2O के विभाजन से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। ये H2O टूटता है, टूटने के बाद यह ऑक्सीजन मुक्त करता है किसमें? वायुमंडल में। तो H2O किसको कहते हैं? जल को। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का जल। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा इसका सही होगा। ठीक है, तो 2 नंबर भी क्लियर, 3 नंबर भी क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप गौर करिए। 13 में और 21 में पूछा है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में, आरबीसी लाल रक्त कणिका में, वर्णी लवण में या श्वेत रक्त कणिका WBC में। तो ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा पाई जाती है? ये देखिए 14 में पूछा है, 19 में पूछा है, 23 में पूछा है और 24 में पूछा है। कवक में पोषण कौन सी विधि से प्राप्त होती है? मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कवक में मृतजीवी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है? मृतजीवी पोषण। तो इसका ऑप्शन मेरा ए सही होगा। तो हम लोग 4-5 भी बना लिए। अब आगे बनाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि निम्न में कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी बोलने का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में रहे।
यानी नर और मादा अलग अलग ना हो। तो हम लोग जानते हैं बकरी में नर मादा होता है, तो ये उभयलिंगी नहीं होगा। शेर में भी नर मादा होता है, मछली में भी नर मादा होता है, केचुआ में नहीं होता है। यानी केचुआ उभयलिंगी है, इसमें नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाते हैं। तो इसका जवाब होगा आंसर ए। अगला है भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, ये पूछा 14 और 22 में। तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण है। क्या है सर? ऑक्सीकरण, इस चीज को याद रखिएगा। और ऑक्सीकरण को कहते हैं हम लोग उपचयन। कौन सी अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पहला नंबर दिया अपचयन, तो ये नहीं होगा। संयोजन ये नहीं होगा, ये मिस्टेक लिखा गया, ये उपचयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपचयन। तो आंसर हमारा सी सही होगा। तो हम लोगों ने 6 और 7 कर लिया। अब अपने अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि रक्त में आयरन, आयरन मतलब लोहा, Fe की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, रक्त में लोहे की कमी होगी तो हम लोगों का जो होगा वो रक्तहीनता की कमी बीमारी होगी। रक्तहीनता, रक्तहीनता मतलब तो ब्लड की कमी होगी। और रक्तहीनता को अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि रक्त में अगर आयरन की कमी हो तो हमें एनीमिया की बीमारी होगी। किसकी बीमारी होगी? एनीमिया की। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो भैया सब जानते हैं क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, उसका रंग क्या होता है? हरा होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसका सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। अगला है ग्वाइटर या घेगा। ग्वाइटर लिखा गया, तो ध्यान दीजिएगा, तो मिस्टेक हो गया है। ग्वाइटर ये नहीं होगा, ग्वाइटर अथवा घेगा, गंगा लिखा गया, सॉरी, ये घेगा होगा। घेगा तो आप समझती हैं, घेगा की बीमारी होती है जो जिसमें गला जो है वह फूल जाता है। तो ग्वाइटर या घेगा पनपता है कहाँ, किसके कारण पनपता है, क्यों होता है? तो ग्वाइटर या घेगा की बीमारी क्यों होती है? तो चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्तहीनता, रक्त की कमी से, या मोटापा से। देखिए हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाने से घेगा की बीमारी नहीं होती है। आयोडीन युक्त नमक खाने से, देखिए आयोडीन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे शरीर के लिए। तो आयोडीन मिलता है हम लोगों को मुख्य रूप से नमक से। जो नमक खाते हैं उस आयोडीन युक्त, उस नमक में आयोडीन आना चाहिए। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हम लोगों को घेगा की बीमारी होगी। तो ग्वाइटर या घेगा रोग का मेन कारण है आयोडीन की कमी। तो ऑप्शन हमारा बी होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, तो प्रिंटिंग गलत हो गया, तो नीचे आ गया प्रिंटिंग। हम आपको दिखा रहे हैं क्या होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा 100 पोषी के लिए क्या आवश्यक है। 100 पोषी के लिए 11 नंबर क्वेश्चन में 100 पोषी के लिए क्या आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, 100 पोषी के लिए पहला चीज बोला पर्णहरित, सूरज का प्रकाश, CO2, और इनमें से कोई नहीं होगा सर। इनमें से सभी होगा यहाँ ऑप्शन। क्यों होगा? तो ध्यान दीजिए, 100 पोषी कौन है? पौधे हैं। और पौधे किस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हम सब जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित क्लोरोफिल चाहिए, सूरज का प्रकाश भी चाहिए, CO2 भी चाहिए। जब तक ये सभी नहीं मिलेंगे पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे और उनका स्वपोषण पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? डी नंबर। क्या? इनमें से सभी, यानी पर्णहरित भी चाहिए, सूरज का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो ये 11 हुआ। अब आगे बनाते हैं हम लोग। देखिए 13 नंबर क्या कर, 12 नंबर क्या कर रहा है। दही जो जमता है वह कौन सी क्रिया? 2015 में पूछा कंपार्टमेंटल में, दही का जमना कौन सी क्रिया? तो याद रखिएगा, अपघटन। जी नहीं, अपघटन में टूटता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे में होती है, उत्सर्जन होगा नहीं, तो 100% किण्वन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। कूटपाद किसमें पाया जाता है? ये थोड़ा लिखना भूल गए हैं। ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। 2016 का एनुअल मेन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ये तो कंपार्टमेंटल में पूछा गया था।
तो कूटपाद पाया किसमें जाता है? तो याद रखिएगा, कूटपाद पाया जाता है अमीबा में, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो 13 नंबर भी हो गया हम लोगों का, 12-13। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कहता है, वयस्क मनुष्य जो एडल्ट मनुष्य होते हैं उनके मुंह में कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32 या 34? तो भैया आप लोग तो सब सुने होंगे, ज्यादा बोलोगे तो 32 दांत तोड़ देंगे, यानी 100% जो आंसर होगा वह सी होगा, क्योंकि जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनके मुंह में 32 दांत होते हैं, और दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये तो आप लोग को मालूम है ही। रत्नक, रत्नक, केनाइन, चवर्णक, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर, मोलर, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, स्लाइड को सबसे पहले यानी सर्वप्रथम स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, यानी कोई भी स्लाइड को सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वह कितना गुना बड़ा दिखेगा? 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना या 45 गुना? तो याद रखिएगा 10 गुना बड़ा दिखेगा, तो ऑप्शन होगा बी, यानी कोई भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसी स्लाइड को देखेंगे तो वो हमें 10 गुना बड़ा दिखेगा। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पत्ती को एल्कोहल में आयोडीन डालने से पत्ती को, या छूट गया, डालने से पहले या पहले होगा, डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? यानी इसको उबालने का कारण क्या है? इसको उबालने का पहला ऑप्शन दिया है मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा मंड भी घुलता है उबालने से, क्लोरोफिल भी घुलता है, अब पत्ती भी मुलायम होती है, यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा, इनमें से सभी। एक चीज माइंड में रखिएगा, अगर क्वेश्चन का ऑप्शन है इनमें से सभी या फिर कोई नहीं, तो इस कंडीशन में देखा गया कि अक्सर आंसर इसी दोनों में से कोई एक होता है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि श्योर होगा, लेकिन उम्मीद रहता है कि इसके होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कह रहा है कि पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा 18 में और 11 में। तो याद रखिएगा पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना ये रासायनिक अनुवर्तन है। क्या है? रासायनिक अनुवर्तन है, जिसको हम लोग केमोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, ये रासायनिक अनुवर्तन है। प्रकाश की ओर याद रखिएगा तनाव बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण में जड़ बढ़ता है, और जलानुवर्तन भी जड़ में होता है। ये रासायनिक अनुवर्तन है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। ये थोड़ा बीच में लिखा गया, इसको आप लोग इग्नोर कर दिए थोड़ा देर के लिए, ये नहीं, ए बी सी डी। ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीत रस कहां से निकलता है? तो देखिए पीत रस निकलता है लीवर से, और जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। पीत रस यकृत से निकलता है, और वो जमा होता है पित्ताशय में। कहा जमा होता है? पित्ताशय। पित्ताशय को अंग्रेजी में हम लोग गोल ब्लाडर भी कहते हैं। तो पीत रस निकलता है हमारा यकृत से। तो 18 नंबर का आंसर होगा ए नंबर। अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? तो देखिए अमीबा में सब चीज ना डिपेंड करता है कूटपाद पर। किस पर? कूटपाद पर। तो ये मिस्टेक हो गया, ये कूटपाद है। क्या है? कूटपाद। तो इसका आंसर होगा, ये कूटपाद दिखा गया, ध्यान दीजिएगा, तो एडिटिंग में गड़बड़ी हो गया है। कूटपाद, कूटपाद। तो अमीबा में भोजन का पकड़ने का काम किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। इस चीज को याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो देखिए वसा पर क्रिया करता है लाइपेज। लाइपेज वसा पर क्रिया करता है, तो इसका आंसर होगा सी। वसा पर कौन अभिक्रिया करता है? लाइपेज।
अब है 21 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जस्ट पहले इसके पहले क्वेश्चन में लिखे हैं कि आयोडीन की कमी से जो ग्वाइटर या घेगा की बीमारी होती है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ये सही होगा। आगे है, दांतों को साफ करने के लिए हम लोग दंत मंजन का यूज करते हैं। दंत मंजन जो है वह कैसा होता है? तो दंत मंजन हमारा क्षारीय होता है, क्योंकि रात भर की क्रिया से मुंह में बनता है अम्ल, और ये दंत मंजन का क्षार रिएक्शन करके लवण बनाता है और हमारे मुंह की सफाई करता है। तो दांतों को साफ करने के लिए हम लोग दंत मंजन का यूज करते हैं। वो दंत मंजन कैसा होता है सर? क्षारीय होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 19 में 2019 और 2020 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी या कोई नहीं? देखिए, पौधे स्वपोषी ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है और वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? हम सब जानते हैं क्लोरोफिल। तो आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क जी नहीं, तंत्रिका एकदम नहीं, तंत्रिक लिख दिया है, तंत्रिका होगा। मुख ये भी नहीं पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है हाइड्रा में। तो आंसर होगा डी। ठीक है, इसका ए और इसका डी। ये क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ C6H12O6, तो लिखने में ये क्या इस तरह से जाएगा C6H, ये C2H5OH, ये नहीं होगा। C6H6O6 ये भी नहीं होगा। C6H6 ये भी नहीं होगा। आंसर सी नंबर होगा, C6H12O6। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है अंतःग्रहण द्वारा। अमीबा अधिकांश पोषण किसके द्वारा करते हैं? अंतःग्रहण द्वारा। तो आंसर होगा बी। शाकाहारी भी नहीं होगा, सर्वाहारी भी नहीं होगा, स्वपोषी नहीं होगा। अमीबा न शाकाहारी है, न सर्वाहारी है, न स्वपोषी है। ये अंतःग्रहण द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? कवकों में नहीं, जंतुओं में नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए क्लोरोफिल, जो ना कवक में होता है ना जंतु में होता है। वो होता है हरे पौधे में। परजीवियों में भी नहीं होता है। परजीवी तो जो दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं, तो वो तो 100% है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। तो आंसर हमारा होगा सी नंबर। तो जो 28 नंबर है उसका आंसर क्या है? सी नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि दांत की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, दांत की ऊपरी परत इनामेल कहलाती है। क्या कहलाती है? इनामेल। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। तो 29 का आंसर क्या हो गया सर? बी नंबर हो गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन वो क्या कर रहा है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो याद रखिएगा, उल्टा याद रखिएगा, लंबा है यानी छोटा होगा इसका। लंबा का उल्टा क्या होता है? छोटा। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? छोटी आंत होगी। क्या होगी? छोटी आंत होगी। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी, छोटी आंत। न्यूक्लियस शब्द की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूक्लियस खोज की शब्द की जो खोज किया था वो करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। किन्होंने खोज किया था न्यूक्लियस का? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस शब्द की खोज की थी। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का ए नंबर। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इस क्वेश्चन में कहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो याद रखिएगा, पौधे में जो भोजन है ना वह मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में जमा रहता है। ठीक है, स्टार्च जो है एक कार्बोहाइड्रेट का बहुलक है। स्टार्च क्या है?
कार्बोहाइड्रेट का, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी ये तो टी होगा, इस कार्बोहाइड्रेट का एक बहुलक है स्टार्च। तो स्टार्च के रूप में पौधे में भोजन जमा रहता है, तो ये आंसर होगा हमारा सी नंबर, क्या होगा, स्टार्च। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन कर रहा है वो क्या कर रहा है, पौधे में कोशिकाओं का वैधानिक अध्ययन, यानी पौधे में कोशिकाओं का जो हम लोग वैधानिक अध्ययन करते हैं, वैधानिक अध्ययन मतलब होता है नियमपूर्ण जो अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकी या कोशिका विधान, साइटोनेटिक्स, साइटोजेनिक्स और उत्तम विधान। तो याद रखिएगा वह कहलाता है कोशिका विधान। क्या कहलाता है, कोशिका विधान। तो आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम करता है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का काम करता है, नहीं सॉरी कार्य है, ये चारों में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का काम है, वसा का पाचन करना, तो जी नहीं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। तो ये मेरा आंसर होगा सी नंबर, क्या होगा, सी नंबर, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, माफ करिएगा कुछ प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गया, ये बीच में आ गया है, एडिटिंग में तो दिक्कत हो गया है। चलिए समझने से मतलब है, एडिटिंग से क्या समझ में तो आ ही रहा होगा, आशा करते कि समझ में आ रहा होगा। जो 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला कि मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन से, मुख्य गुहा में जो मुख्य गुहा होता है मैंने हमारा मुंह जो होता है, उसमें आहार का कौन सा भाग पाचित होता है, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन का कौन सा भाग मुंह की गुहा में ही पाचित होना शुरू हो जाता है। तो देखिए मुंह की गुहा में कार्बोहाइड्रेट, यानी मुंह में भोजन लेकर चबाना शुरू करते हैं और हमारे लार में जब भोजन समता है उसी समय कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, कि मुंह गुहा से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन स्वपोषी है। वे सब जानते हैं कि स्वपोषी क्या है, हरे पौधे, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो आंसर होगा ये। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अगला 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अणु की गति, जी नहीं, संग, जी नहीं, समन्वय, जी नहीं। तो मेन होगा वृद्धि, जो हमारे जीवन में जीवन लगातार बढ़ते रहता है, तो जीवन की मुख्य विशेषता है वृद्धि करना। आया समझ में। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 37 नंबर तक हो गया था हम लोग का, 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर में क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वपोषी पोषण में, स्वपोषी पोषण में होता है, क्या होता है, स्वपोषी पोषण में होता है, स्वपोषी पोषण होता है किसमें होता है, पहला है पौधे में, कवकों में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, और अगला दिया है ए और सी दोनों में। तो याद रखिए कुछ प्रोटिस्टा ग्रुप और प्रोकैरियोटस ग्रुप भी हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और पौधे में भी पाया जाता है। तो इस तरह इसका आंसर होगा ए और सी दोनों, कुछ पौधे, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटस में भी स्वपोषण की क्रिया होती है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि हमारा क्वेश्चन हम क्या कह रहा है। जो 38 नंबर 39 नंबर है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग से, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गहरानी भाग है, यानी गहरानी किसका भाग है, गहरानी पाया किसमें जाता है, बड़ी आंत का या छोटी आंत का या मुख गुहा का या आमाशय का। तो गहरानी को हम लोग इलियम भी कहते हैं, जो कि हमारी छोटी आंत का भाग है, विलाई। गहरानी इलियम स्टर्मली करके रचना होती है, वो हमारा छोटी आंत का भाग होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है, दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा जवाब है भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए और प्रकाश तो मिलती है हमको दिन में आता है। आंसर होगा ए नंबर। तो इसका आंसर होगा ए और इसका आंसर होगा बी। अब जो हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। जो हमारा क्वेश्चन है 41 वह कहता है मृतजीवी का उदाहरण क्या है।
जो मृतजीवी है उसका उदाहरण क्या है? मृतजीवी तो मालूम ही होगा आप लोगों को, उन पौधों को कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो सड़े गले जैविक अपशिष्ट या मरे हुए पादपों से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मृतजीवी। तो मृतजीवी पौधा का उदाहरण है गोबर छत्ता, जिसको हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं, मशरूम के नाम से भी जानते हैं, वह मृतजीवी का उदाहरण है, क्योंकि वह सड़े गले जो अपशिष्ट होते हैं वहीं पर वह पनपते हैं। तो 41 नंबर का उदाहरण होगा हमारा मृतजीवी, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों से? क्वेश्चन कर रहा है कि जो पौधे हैं, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? तो यह पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के अंदर होती है, और क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो आंसर हमारा बी नंबर होगा। परिशेषिका किसका हिस्सा है? अगला क्वेश्चन है परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो याद रखिएगा, परिशेषिका जो है हमारे आहार नाल का हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। तो 43 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जो 44 नंबर है वह कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? जो हमारा आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, ये 2022 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है, इसका उल्टा याद रखिए, लंबा का उल्टा क्या होता है? छोटा। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। इस चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रकरण क्या है? तो देखिए सजीवों में, ये देखिए फिर हम बोले एक थोड़ा मिस्टेक हो गया एडिटिंग में, इसके क्षमा करिएगा। हम अगले बार कोशिश करेंगे कि मिस्टेक ना हो, थोड़ा एडिट करने में क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसके साथ एडिटर से गलती हो गया है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं पढ़ना, ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है चारों। ठीक है, तो सजीव में पाए जाने वाले जैविक प्रक्रम क्या है? पोषण, श्वसन, जनन या इनमें सभी? तो हम एक अभी थोड़ी पहले जिक्र किया था ना कि अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आता है इनमें सभी या इनमें कोई नहीं, तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अक्सर आंसर होता है इनमें सभी। तो याद रखिएगा, सजीव पोषण भी करते हैं, उनको पोषण की भी जरूरत होती है, शोषण की भी जरूरत होती है, जनन भी करते हैं। अतः आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 46। 46 क्या करा, ध्यान दीजिए। 46 का क्रमांकुचन की गति पाई जाती है। क्रमांकुचन मतलब क्या होता है? जब हमारा आहार नाल है ना, तो वह एक बार फैलता सिकुड़ता है। इस फैलने और सिकुड़ने के क्रम में जो भोजन के जो गाढ़े भाग होते हैं वह कट करके धीरे धीरे करके नीचे सरकता है। इसके ये जो फैलता है, ये जो हमारा ग्रास नली है वो फैलता और सिकुड़ता है। इस फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रमांकुचन कहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे करके भोजन नीचा सरकता हुआ हमारी आमाशय तक पहुंचता है। तो याद रखिएगा, क्रमांकुचन कहाँ होता है? तो ग्रास नली में होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ग्रास नली का फैलना और सिकुड़ना, जिससे भोजन जो धीरे धीरे सरक करके क्या है? नीचा है, उसको हम कहते हैं क्रमांकुचन। अगला क्लोरोफिल वर्णक, ये जो क्रमांकुचन, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये पूछा है 22 में और 24 में, 22 में और 24 में। और क्लोरोफिल वर्णक तो भैया हम लोग देख ही रहे हैं कि बहुत बार पूछा है। ये 22 और 23 में भी पूछा है, इससे पहले भी पूछा है। इसका आंसर होगा हरा, क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हमसे कि निम्न में कौन अपघटक है? गोलकृमि, शैवाल, अमरबेल या जीवाणु? गोलकृमि, शैवाल, अमरबेल या जीवाणु? तो ये देखिए क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत दिखा गया है, अपघटक नहीं होगा। ये जो ऑप्शन थोड़ा गलत दिखा गया है, निम्न में कौन अपघटक नहीं होगा, यहाँ होगा परजीवी पौधा। तो याद रखिएगा अमरबेल जो है वो परजीवी पौधा है। इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। अगला
क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारणों पर निर्भर करती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करते हैं। प्रकाश तो बल्ब से भी निकलता है, प्रकाश मेरा सन से भी निकलता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है संश्लेषण वो सूर्य के प्रकाश में होती है, और गर्मी ज्यादा पड़ेगी, सूर्य ज्यादा समय तक रहेगा, प्रकाश संश्लेषण भी ज्यादा होगा, इसलिए उसकी मात्रा पर भी निर्भर करती है। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े कि गोबर छत्ता जो एक मृतजीवी पौधा है, गोबर छत्ता को हम लोग मशरूम भी कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण वाला, ये 23 में पूछा है, और ये भी हमारा 23 में पूछा है गोबर छत्ता क्या है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का ए नंबर। क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में किस रंग की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादा प्रभावित होती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होती है लाल रंग में, और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा पूछा गया है 2023 में। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो लाल रंग में ज्यादा प्रभावित होती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। निम्न में पुनर्उद्भवन का उदाहरण क्या है? पुनर्उद्भवन मतलब होता है फिर से नया अंग बन के डेवलप होना। तो देखिए, पुनर्उद्भवन का उदाहरण है हाइड्रा, तो आंसर होगा हमारा ए नंबर। मेढक, गाय ये तो होता ही नहीं है, मेढक, गाय ये तीनों होगा ही नहीं, तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। कहाँ होती है? नहीं सॉरी, मिस बोल दिए, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में नहीं होगी, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। कहाँ होती है? ग्राना। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर। तो ये हम लोगों का 53 नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कृमि रूपी परिशोषिका किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, परिशोषिका बोलने का मतलब ही होता है आहारनाल। किसका उदाहरण है? आहारनाल। कृमि रूपी परिशोषिका किसका उदाहरण है? आहारनाल का उदाहरण है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन होगा आहार। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर क्या कर रहा है? प्रकाश की ओर प्ररोह, प्ररोह की गति क्या कहलाती है? यानी प्रकाश की ओर जब भी कोई चीज बढ़ता है, जैसे मान लीजिए पौधा है, तो ये पौधा जो है हमेशा किस ओर बढ़ता है? जिधर सूर्य रहती है, सूर्य की रोशनी की ओर प्रकाश बढ़ता है। और प्रकाश की ओर की गति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो आंसर ही मिल गया, प्रकाश की ओर गति प्रकाश अनुवर्तन। तो आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर होगा। आगे किससे बचने के लिए लोग आयोडीन नमक खाते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा है 23 में, और ये भी क्वेश्चन 23 में, ये भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है। प्रकाश किससे बचने के लिए हम लोग आयोडीन नमक खाते हैं? तो सब जानते हैं घेगा से बचने के लिए, तो इसका ऑप्शन होगा हम लोगों का बी नंबर। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन वो क्या देख रहे हैं हम लोग? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में कौन गुप्त अनुवर्तन का उदाहरण है? गुप्त अनुवर्तन हम पहले स्टार्टिंग वीडियो में बता दिया है कि प्रकाश की ओर तना बढ़ती है, और जड़ जो है पौधे का वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ता है। तना ऊपर की ओर बढ़ती है प्रकाश की ओर, और जड़ जो है नीचे की ओर बढ़ता है। तो गुप्त अनुवर्तन किसमें होता है? तो गुप्त अनुवर्तन होता है जड़ की वृद्धि, क्योंकि जड़ जो है हमेशा नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक, जो तना है वो हमेशा ऊपर की ओर होता है। तो प्रकाश अनुवर्तन जो है वो होता है तना में, पत्ती में, और गुप्त अनुवर्तन किसमें होता है? हमारा जड़ में। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद ये वीडियो समाप्त होता है। जो लेसन 1 का पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ गया। तो ये 58 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि परजीवी पौधा का उदाहरण क्या? ये भी हम लोग 2 से 3 बार पढ़ लिए कि परजीवी पौधा का उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल जो है ना एक लता की तरह होता है, इसमें ना पत्ती होता है ना जड़ होता है, और ये पेड़ पौधे पे बिखरे हुए रहते हैं धागे के रूप में, उनमें छोटे छोटे रोए निकले रहते हैं जो उस पौधे से पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपना वृद्धि करते हैं। तो इस तरह आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है, जिसमें हमने कोशिश किया है कि लेसन 1 के जितने भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है बायोलॉजी के क्लास 10 के वो कवर हो जाए, और वह कवर हो ही गया है। इससे ज्यादा इस लेसन से क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि नहीं पूछे जाएंगे। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।
अब अगले वीडियो में हम फिजिक्स के दूसरे लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि इसी में कुछ सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं वह लेकर आए हैं। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है अगले वीडियो को आपको मिलती रहे। उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही आप लोगों का जो बायोलॉजी और साइंस ग्रुप है, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तीनों का वीडियो हम जल्द से जल्द एग्जाम के पहले छोड़ने की कोशिश करेंगे और आपका अधिक से अधिक तैयारी हो सके इसकी हम कोशिश करेंगे। इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।